नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज फोनेशन। मैं हूं आपके साथ नरोत्तम सिंह। 7 चरणों में लोकसभा के चुनाव है, वो अब समाप्त हो गए हैं। अब मतगणना की बारी है। कल यानी 4 जून को देश भर में मतगणना होना है। कौन प्रधानमंत्री बन रहा है, कौन सांसद बन रहा है, कल सब चीज़ साफ हो जाएगा। अभी एग्जिट पोल पर लगातार न्यूज फोनेशन पर चर्चा हो रही है, लेकिन आज हम इस वीडियो में उन बिहार की उन हॉट सीटों पर चर्चा करेंगे कि एग्जिट पोल में वहाँ से कौन जीत रहा है, कौन किस पर भारी पड़ रहा है। हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार रवि उपाध्याय सर हैं। सर, उन हॉट सीटों की आज हम इस वीडियो में चर्चा करेंगे कि उन हॉट सीटों पर कौन किस पर भारी पड़ रहा है। एक एक कर हम लोग अब चर्चा करते हैं। देखिए, सबसे पहले हम लोग बात करेंगे पाटलिपुत्रा। पाटलिपुत्रा इसलिए क्योंकि पाटलिपुत्रा पटना का है और वो कहीं न कहीं एक तरफ पटना साहिब, एक तरफ पाटलिपुत्रा। तो पाटलिपुत्रा में हम लोग इसलिए बात करेंगे क्योंकि वहाँ पर लाल यादव भारतीय जनता पार्टी से फिर चुनाव लड़ रहे हैं और सामने उनकी है मीसा भारती, लालू प्रसाद यादव की बिटिया। और यहाँ पर जो है सो आपको एक और यहाँ पर दाव हुआ है, खेल हुआ है। खेल यह हुआ है कि AIMIM के प्रत्याशी भी यहाँ पर पाटलिपुत्रा से ओवैसी की पार्टी से लड़े। तो वो पाटलिपुत्रा से रामकृपाल यादव भाजपा, मीसा भारती राष्ट्रीय जनता दल और AIMIM ओवैसी की पार्टी से एक प्रत्याशी थे। तो वह लड़ते हुए, तो वह कुल जो समीकरण यहाँ का जो दिखाई पड़ रहा है कि जो ओवैसी की पार्टी से जो थे वह मुस्लिम वोट में कहीं न कहीं उनका डेंट लगाया है, मुस्लिम वोट कहीं न कहीं में कटिंग हुई। अब कितना काटे हैं यह तो 4 तारीख को काउंटिंग में समझ में आ जाएगा, लेकिन जो ओवैसी की पार्टी के उम्मीदवार जब इस मैदान में हैं पाटलिपुत्र से, तो समझा जा सकता है खेल कहाँ बनता हुआ और कहाँ बिगड़ता हुआ दिखाई पड़ रहा है। और रामकृपाल यादव जो सरल और सुलभ जो उनकी बात है वह दिखाई पड़ती है, तो जनता उन्हीं पर भरोसा इस बार जताई है, पाटलिपुत्र की जनता। अब लेकिन जो दूसरा विधानसभा वाइज समीकरण देखिएगा तो विधानसभा वाइज समीकरण में राष्ट्रीय जनता दल के विधायकों की संख्या इस पाटलिपुत्र में अधिक। एकमात्र सीट विक्रम, जो भी वो विधायक वोट कॉन्फिडेंस के दौरान पलटकर इधर आ गए, नहीं तो सारे सीट महागठबंधन के पाले में था। इसीलिए हम कह रहे हैं कि वह जो है सो, लेकिन यहाँ पर जो है सो लड़ाई आपको कसमकस होती हुई दिखाई पड़ रही है। और पलड़ा लेकिन जो ओवैसी की पार्टी से जो AIMIM से उम्मीदवार हो गए हैं, तो ऐसी परिस्थिति में रामकृपाल यादव का पलड़ा यहाँ पर भारी दिखाई पड़ रहा है। एग्जिट पोल में रामकृपाल यादव जीतते हुए नजर आ रहे हैं। बिल्कुल। अब अगली सीट हम लोग काराकाट की बात करेंगे। जो काराकाट एक हॉट सीट बना हुआ है, वो हॉट सीट इसलिए कि वहाँ त्रिकोणीय मुकाबला है। भोजपुरी के सुपरस्टार पवन सिंह चुनावी मैदान में उतरते हैं, वहाँ से चुनाव लड़े और वो हॉट सीट बना हुआ है। उपेंद्र कुशवाहा जो राष्ट्रीय लोक मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, दूसरी तरफ राजा राम सिंह हैं जो भाकपा माले के उम्मीदवार हैं। वहाँ के एग्जिट पोल क्या कहता है, काराकाट में कौन जीत रहा है? देखिए, काराकाट में जिस तरह से पाटलिपुत्र की बात कहे, उसी तरह से काराकाट में भी आप देखिएगा कि उपेंद्र कुशवाहा फोल्ड से राष्ट्रीय लोक मोर्चा से चुनाव लड़ रहे थे। वो एक कुशवाहा समाज से हैं और दूसरी तरफ राजा राम सिंह कुशवाहा, वह भी जो है सो कुशवाहा समाज से हैं और माले से प्रत्याशी हैं। और यहाँ पर भी देखिए खेल हुआ है। यहाँ पर खेल ये हुआ है कि काराकाट से भी AIMIM ओवैसी की पार्टी के प्रत्याशी वहाँ पर थे। तो वह जो ओवैसी की पार्टी से जो काराकाट लोकसभा क्षेत्र में प्रत्याशी हैं, उनका नाम है, वह जो है सो मल्लाह समाज से हैं। अब रही बात एक और प्रत्याशी जिनकी चर्चा आम आवाम में है सब जगह, वो है पावर स्टार पवन सिंह। तो पवन सिंह भी वहाँ पर मजबूत उपस्थिति दर्ज कराई है, इसमें कहीं कोई दो मत नहीं। पवन सिंह, लेकिन जो ओवैसी की पार्टी से जो खड़े थे मल्लाह समाज से, वह जो है सो महागठबंधन इंडिया ब्लॉक जो मल्लाह को, सन ऑफ मल्लाह को साथ में लेकर के चल रहा था, सन ऑफ मल्लाह का कॉम्बो बना हुआ था तेजस्वी और मुकेश सहनी के बीच, तो वह ओवैसी की पार्टी से खड़ा होने से मल्लाह वोट में एकदम सीधे जो है सो डेंट लगा है। यह एक बड़ी बात है, नंबर 1। नंबर 2 बात
कि राजा राम कुशवाहा और उपेंद्र कुशवाहा, तो कुशवाहा का वोट देखिए, स्ट्रेटजी तो यही थी कि राजा राम कुशवाहा जो है सो कुशवाहा का वोट काट लेंगे स्वजातीय होने के कारण, और MY मुस्लिम यादव के साथ में के माने कुशवाहा, तो ये जो है सो यह जब होगा, लेकिन आप वहाँ पर और पवन स्टार पवन सिंह का खड़ा होना निर्दलीय, तो यह कहीं ना कहीं जब निर्दलीय पवन सिंह का वो राजपूत समाज का वोट जो NDA का कोर वोटर है उसमें डेंट करने की, देखिए बड़ा स्ट्रेटजिकल यहाँ पर काम हुआ है कि एक एक बात को समझना पड़ेगा। ओवैसी की पार्टी का खड़ा होना, मल्लाह समाज से राजा राम कुशवाहा समाज से उपेंद्र कुशवाहा के वोट में कटिंग की तैयारी, और इधर पवन सिंह राजपूत समाज से, तो वह राजपूत का वोट जो है सो कटिंग। लेकिन सबसे बड़ी बात है, पवन सिंह के साथ में प्रशंसक थे कि समर्थक थे, यह बात को बहुत क्लोजली मॉनिटर करना होगा। ज़्यादातर युवा वर्ग के लोग हैं जो पवन सिंह के प्रति वही कर रहे हैं, तो वो युवा थे, तो युवा उनके प्रशंसक हो सकते हैं, और उम्र का भी जो है सो बार है कि उम्र आपका 18 प्लस होगा तभी आप वोट दीजिएगा, 18 वर्ष होना चाहिए तब वोट दीजिएगा। तो जो प्रशंसक थे उसमें आप देखेंगे कितने जो है सो वोट देने लायक थे। लेकिन जो पवन सिंह जितना वोट काट रहे हैं वो उपेंद्र कुशवाहा के ही वोट में तो सिंधमारी कर रहे हैं। नहीं, वही हम कह रहे हैं कि वो उपेंद्र कुशवाहा के वोट में राजपूत का वोट डेंट कर रहे हैं, लेकिन राजपूत के कई कद्दावर नेता लगातार वहां पर प्रधानमंत्री की रैली के बाद से आप देखिए कितने कद्दावर नेता, राजनाथ सिंह ने वहाँ दो सभा की, तो यह मिला जुला करके, और बगल से जो है सो आरा लोकसभा सीट से माने केंद्रीय मंत्री जो है सो RK सिंह लड़ रहे हैं, राजपूत समाज से हैं, वह भी जो है सो एग्रेसिव और अग्रेशन में थे उपेंद्र कुशवाहा को जितवाने के लिए। तो यह जो है सो बगल का इम्पैक्ट वहाँ पर कहीं ना कहीं कुशवाहा का भी पड़ता है, इस लिहाज से वहाँ पर आपको हर जगह से मजबूत स्थिति में उपेंद्र कुशवाहा वहाँ पर हैं, और कुशवाहा का वोट में जो डेंट राजा राम कुशवाहा को करके इंडिया ब्लॉक महागठबंधन चाह रहा था वह होता हुआ पूरी तरह से नहीं दिखाई पड़ा। और राजपूत का वोट भी, ऐसा नहीं है कि राजपूत का वोट भी उनको पड़ा है, राजपूत का वोट भी बहुतायत में पड़ा है उनको, उपेंद्र कुशवाहा को। तो ऐसे में यहाँ पर उपेंद्र कुशवाहा का पलड़ा भारी यहाँ पर दिखाई पड़ रहा है। उपेंद्र कुशवाहा काराकाट से भी विन विन के सिचुएशन में है। मतलब जो एग्जिट पोल आ रहे हैं उसमें उपेंद्र कुशवाहा वहां से जीतते हुए नजर आ रहे हैं। बिल्कुल। अब अगली सीट हम लोग गया की बात करते हैं, जहां से बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री जीतनराम मांझी NDA के प्रत्याशी थे, तो दूसरी तरफ बिहार सरकार के पूर्व मंत्री कुमार सर्वजीत RJD के प्रत्याशी थे। गया का एग्जिट पोल क्या कहता है? देखिए, गया सुरक्षित सीट, रिजर्व सीट है, वहाँ पर कुमार सर्वजीत पासवान समाज से हैं और जीतनराम मांझी माझी समाज से हैं, ये सब लोग जान रहा है। तो देखिए, कुमार सर्वजीत नो डाउट अच्छे उम्मीदवार, लेकिन चुनाव में समीकरण जब तक आपके पक्ष में होगा तभी आप जीत और हार हो सकता है। और जीतनराम मांझी का एक बड़े और कद्दावर नेता रहे हैं, और मांझी ही वहाँ से जीतते रहे हैं। आप देखिए, कमोबेश जब भी चुनाव हुआ गया सुरक्षित से, तो मांझी ही वहाँ पर जीत हार होता रहा। तो ऐसे में, और इस बार NDA फोल्ड से जब जीतनराम मांझी हैं, तो NDA का अपना दबदबा शहरी इलाकों में होता है। तो निश्चित रूप से गया शहर में प्रेम कुमार लगातार जीतते आ रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी के कद्दावर नेता हैं, मंत्री हैं भी नीतीश कैबिनेट में, तो वह उनका इम्पैक्ट दिखाई पड़ा। गया शहर में झाड़ करके वोटिंग हुई है आपको जीतनराम मांझी के लिए, इसमें कहीं कोई दो मत नहीं। और कुमार सर्वजीत के पिताजी भी MP कभी रहे थे, वो पहले। लेकिन एक बात तो मानना पड़ेगा कि कुमार सर्वजीत जो पासवान समाज से हैं, पासवान समाज के बड़े और कद्दावर नेता चिराग पासवान NDA फोल्ड में है, और लगातार वह कैंप कर दिए थे चिराग पासवान, वहाँ पर रोड शो, मीटिंग, पब्लिक मीटिंग सब। तो वह कितना वोट कुमार सर्वजीत अपने समाज का ही ले सकेंगे, यह देखने वाली बात है। और निश्चित रूप से चिराग पासवान के लिए भी यह चुनौती है कि भाई जिस फोल्ड में है वो कैंडिडेट जीते। तो निश्चित रूप से जीतनराम मांझी का भी यहाँ पर मजबूत स्थिति है, और जीतनराम मांझी को अगर यदि नंबर देने की बात होगी तो हम लोग 51 नंबर जीतनराम मांझी को वहाँ से देते हुए दिखाई पड़ेगा। अब अगली सीट हम लोग उजियारपुर की बात करते हैं, जहां केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय BJP के कैंडिडेट हैं, लगातार तीसरी बार चुनावी मैदान में उजियारपुर से हैं। तो दूसरी तरफ बिहार सरकार के पूर्व मंत्री हैं, RJD के कद्दावर नेता आलोक मेहता हैं। कुशवाहा समाज से आलोक मेहता आते हैं, तो यादव समाज से नित्यानंद राय हैं। यहाँ का एग्जिट पोल क्या कहता है? देखिए, नित्यानंद राय काम के लिए जाने जाते हैं, और हम और आप नहीं बोलते हैं, वह उनका आप देखिएगा कि नित्यानंद राय ने किस तरह से कोरोना कालखंड में काम किया था, कंट्रोल
जो था वो पूरे देश का कंट्रोल यूनिट में वह बैठे हुए थे। सब लोग अस्वस्थ हो गए थे, बड़े बड़े कद्दावर नेता जो है सो आइसोलेशन में चले गए थे, सब लोग जो है सो घर के अंदर बैठे हुए थे। लेकिन नित्यानंद राय को जिम्मेवारी दी गई थी वहाँ से पूरे देश को मॉनिटर करने की, और वो बाखूबी उन्होंने अपने कर्तव्य का निर्वहन किया। कोरोना काल में जब सब लोग छिप रहा था वो नित्यानंद राय, तो यह जीवट के आदमी है। और नित्यानंद राय की पहचान कोई पहली बड़ी पहचान नहीं है, वह शुरू से ही, वह स्टूडेंट लाइफ से ही वह जितने वह लोगों के बीच में रहे। और इनके बारे में तो कहा जाता है कि अडवाणी का रथ जब रोकने की बात थी तो नित्यानंद राय ही निकल करके आ गए थे, तो यहाँ पर अडवाणी को नहीं करके उनको फिर समस्तीपुर से, मतलब ये कहने का मतलब है कि यह जुझारू कार्यकर्ता के रूप में इनकी भारतीय जनता पार्टी में पहचान होती है। और ये बड़े पद पर है, बड़ी जिम्मेवारी है इनके पास, अभी केंद्रीय गृह राज्य मंत्री हैं। और ऐसे में इनके बारे में कहा भी गया है कि जो है सो बड़ी जिम्मेवारी मिलेगी इस बार जीतते हैं। तो देखिए जनता क्या चाहती है समस्तीपुर में, उजियारपुर की जनता चाहती है कि जो जीते वह केंद्र में मंत्री बने, तो यह तभी विकास होगा, तेज गति से विकास होगा। तो नंबर 1। नंबर 2, और आलोक मेहता सामने जो देखिए यह स्ट्रेटजिकल भी मूव था, यह रणनीति के तहत, यह चुनावी गणित को साधने के लिए ही इंडिया ब्लॉक महागठबंधन राष्ट्रीय जनता दल ने वहाँ पर आलोक मेहता सौम्य है, सबसे सुशील है, उसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं, सबसे मिलते भी हैं। लेकिन आलोक मेहता नित्यानंद राय को डैमेज करेंगे, नित्यानंद राय को पटखनी दे सकेंगे, यह नहीं हो सकता है। क्योंकि देखिए वहाँ पर उजियारपुर में धमौन गांव है, वहाँ पर भी हम लोग देखे, न्यूज़ फाउंडेशन की टीम गई थी, वहाँ देखे धमौन गांव जो यादवों का सबसे बड़ा गांव है, वहाँ पर भी आपको वोट इनको मिलता हुआ दिखाई पड़ा। वो आपको उजियारपुर में जो कुशवाहा समाज का वोट है वह भी जो है सो इनको पड़ा है। तो यह कैसे कहा जा सकता है कि नित्यानंद राय वहाँ पर मजबूत स्थिति में है। और अगर यदि वह सीट उजियारपुर की फिर से भारतीय जनता पार्टी के पाले में आ रही है, इसको आप लोग नोट कर लीजिए, जो रिपोर्ट न्यूज़ फॉर नेशन की आ रही है। देखिए ऐसे हम लोग कोई भविष्यवक्ता नहीं है, लेकिन जो समीकरण दिखाई पड़ा उसी पर ये एग्जिट पोल मैंने होता हुआ चल रहा है, उसी में कहा जा सक रहा है कि नित्यानंद राय को वहाँ से बड़ा एज मिलता हुआ दिखाई पड़ रहा है और उनका पलड़ा भारी है। अब समस्तीपुर की बात करते हैं, जहां नीतीश कैबिनेट के मंत्री के बेटे और बेटी के बीच में सीधी लड़ाई थी। एनडीए के तरफ से एलजेपीआर के उम्मीदवार शांभवी चौधरी जो बिहार सरकार के मंत्री अशोक चौधरी की बेटी हैं, तो दूसरी तरफ कांग्रेस के उम्मीदवार सन्नी हजारी हैं जो बिहार सरकार के मंत्री महेश्वर हजारी के बेटे हैं। समस्तीपुर का क्या वहाँ का एग्जिट पोल है? देखिए समस्तीपुर भी सुरक्षित सीट है। यहाँ पर शांभवी चौधरी को लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास चिराग पासवान की जो पार्टी है उससे उम्मीदवार बनाया है अशोक चौधरी स्वयं नीतीश कैबिनेट में मिनिस्टर हैं। और दूसरी तरफ सनी हजारी, महेश्वर हजारी जो नीतीश कैबिनेट में मिनिस्टर हैं, उनके पुत्र वहाँ से कांग्रेस के टिकट पर। देखिए सबसे बड़ी बात है कांग्रेस को वहाँ से उम्मीदवार इंडिया महागठबंधन का सबसे लेट में अराइवल होना, सबसे लेट में आना, यही जो है तो सबसे बड़ा परेशानी का सबब कांग्रेस उम्मीदवार सन्नी हजारी के लिए है वहाँ। तो यह समझने और सोचने वाली बात है। तो ऐसे में देखिए, और शांभवी चौधरी पासी और जो जिन पार्टी के सिंबल पर लड़ रही हैं, वो जो हेलीकॉप्टर छाप वह किसका है? वह चिराग पासवान का है, पासवान समाज से वो है। तो वो ऐसे में आप समझिए कि इनके पास में पासी और पासवान, जो पासवान बहुतायत है वहाँ पर समस्तीपुर, और सनी हजारी उधर पासवान है, तो पासवान का वोट सनी हजारी कितना ले सके, कितना ले पाए, यह देखने वाली बात है। लेकिन यहाँ पर आपको जो समीकरण, और सबसे बड़ी बात है कि वह शांभवी चौधरी एक कॉम्बो लेके चल रहे। कॉम्बो का मतलब वह भूमिहार से समाज से उनकी शादी हुई है, आचार्य किशोर कुणाल की वह पुत्र वधू है। तो ऐसे में समझा जा सकता है कि भूमिहार का वोट, अपर कास्ट का तो एक एक वोट उनको पड़ा है, सवर्ण समाज का। अब सिर्फ लड़ाई दलित वाले वोट पर ही है कि कौन पासी का वोट कितना इनको मिला, महादलित का वोट मैंने पासी में पासवान का वोट कितना लिए, क्योंकि स्वयं में पासवान के कैंडिडेट पर हेलीकॉप्टर से वो लड़ रहे थे। तो ये यहाँ पर हमको लगता है कि निश्चित रूप से शांभवी चौधरी का पलड़ा भारी है और जो है सो मजबूत स्थिति में है। अब अगली सीट हम लोग बेगूसराय और मुंगेर की करेंगे। बेगूसराय से केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह हैं, तो दूसरी तरफ सीपीआई से अवधेश राय,
वहाँ उम्मीदवार हैं। अब मुंगेर में जेडीयू के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह हैं, जेडीयू के तरफ से उम्मीदवार हैं, तो दूसरी तरफ अनीता महतो आरजेडी के उम्मीदवार हैं। बेगूसराय मुंगेर दो भूमिहार बहुल लोकसभा में कौन किस पर भारी पड़ रहा है? देखिए, बेगूसराय में आप देखिए, गिरिराज सिंह जो माने केंद्रीय मंत्री हैं, उनकी लड़ाई अवधेश राय सीपीआई से थी। लड़ाई बहुत मजबूत हुई है और उसमें पलड़ा हम जैसे बात करेंगे तो निश्चित रूप से गिरिराज सिंह का भारी वहाँ दिखाई पड़ता है, क्योंकि वहाँ पर जिस तरह से अवधेश राय को कम्युनिकेट करना था लोगों से, वह कनेक्टिविटी नहीं बन सकी। और गिरिराज सिंह का तो एक अलग चेहरा, अलग पहचान है कि वो गिरिराज सिंह कितना तल्ख तेवर में और जो मैंने जितना हिंदूवादी की बात करते हैं, तो निश्चित रूप से गिरिराज सिंह का वहाँ पर पलड़ा भारी दिखाई पड़ रहा। अब हम लोग आते हैं मुंगेर में राजीव रंजन सिंह उर्फ ललन सिंह और अनीता महतो। अनीता महतो जो सो आरजेडी से उम्मीदवार हैं, ललन सिंह जो सो जेडीयू से उम्मीदवार थे। तो ललन सिंह का मैनेजमेंट प्रबंधन काम करता है और वो जिस तरह से उसको कलरफुल बनाने की कवायद हो रही थी, क्योंकि अनीता महतो के पति ही समझिए एक तरह से जो बाहुबली हैं, जिनकी पहचान है, वह लड़ रहे थे। अनीता महतो तो ठीक है, वो प्रत्याशी थी, बावजूद वो जिस तरह से वहाँ मैनेजमेंट हुआ, और मैनेजमेंट में ललन सिंह से तो बढ़िया कोई मैनेजमेंट कर नहीं सकता है, तो मैनेजमेंट का तो गुरु हैं ये। तो राजीव रंजन सिंह और ललन सिंह के बारे में तो कहना ही बेकार है कि वो मैंने सीट पर क्या है, वो तो स्पष्ट दिखाई पड़ रहा है कि जो सो वह सीट मुंगेर वाली सीट किधर जाती हुई। और देखिए, सबसे बड़ा बात है, धानुक समाज से भी वहाँ एक पीयूष प्रियदर्शी खड़ा हुए थे, तो वह जो अनीता महतो जो अपने खुद उस समाज से हैं, तो वह ऐसे में उनके पति, तो निश्चित रूप से वहाँ पर जो सो पीयूष प्रियदर्शी जो धानुक समाज का वोट में ही डेंट लगा है। तो ऐसे में समझा जा सकता है कि क्या ललन सिंह के सामने कौन खड़ा हो सकता है। ललन सिंह तो मजबूत प्रबंधन के लिए जाने जाते हैं, तो वहाँ पर क्लियर है वहाँ पर ललन सिंह का। अब अगली सीट हम लोग जहानाबाद की बात करते हैं, जहां सुरेंद्र यादव आरजेडी के उम्मीदवार हैं, तो दूसरी तरफ सिटिंग सांसद हैं जो चंदेश्वर प्रसाद चंद्रवंशी, वो जेडीयू के उम्मीदवार हैं। बीएसपी से अरुण कुमार हैं। निर्दलीय के तौर पर कई उम्मीदवार वहां पर चुनावी मैदान में है। जहानाबाद का जो एग्जिट पोल है वो किसके पक्ष में जा रहा है? देखिए, वहाँ पर जहानाबाद में जो है सो चंदेश्वर प्रसाद चंद्रवंशी सिटिंग एमपी निश्चित रूप से हैं, अति पिछड़ा समाज से आते हैं, लेकिन उनके खिलाफ बड़ा इनकम्बेंसी वहाँ दिखाई पड़ा। और जिस तरीके से आपको सुरेंद्र यादव पूर्व सांसद और एक पहचान, एक पकड़, दबंग वाली जो भी है उनकी अपनी है, और वो काम के भी करते हैं, सबके लिए आते जाते रहते हैं। ठीक है, 10 लोग को बुलाए तो 8 लोगों में गए, लेकिन गए वहाँ। लेकिन सबसे बड़ी बात है, अरुण कुमार जो पूर्व सांसद वहाँ से इस बार बहुजन समाज पार्टी के टिकट पर उम्मीदवार लड़े, वह कहीं ना कहीं बड़ा झटका, बड़ा डेंट जो चंदेश्वर प्रसाद चंद्रवंशी को देते हुए दिखाई पड़े। क्यों देते हुए दिखाई पड़े? क्योंकि देखिए, भूमिहार बहुल इलाका है। भूमिहार में यह आक्रोश था कि हम लोगों की सीट को भी छीन लिया गया, जहानाबाद की सीट को, और इसको अति पिछड़ा सीट के रूप में एक तरह से एनडीए ने कर दिया है। तो यह नाराजगी बहुत बड़ी नाराजगी थी। तो ऐसे में निश्चित रूप से अच्छा, अरुण बाबू की अपनी अलग पहचान है, अरुण कुमार की, तो वह अरुण कुमार भूमिहार समाज से हैं, तो निश्चित रूप से वहाँ पर भूमिहार का वोट जो है सो वहाँ बटा है और डिवीज़न एकदम स्पष्ट दिखाई पड़ा है। तो वहाँ पर लड़ाई में निश्चित रूप से आपको सुरेंद्र यादव दिखाई पड़ रहे हैं। सुरेंद्र यादव ही लगता है कि इस सीट पर पलड़ा उनका भारी है, और नंबर देने की बात होगी तो हम लोग सुरेंद्र यादव को ही वहाँ पर नंबर देते हुए दिखाई पड़ेंगे। अब अगली सीट हम लोग बक्सर, सिवान और पूर्णिया की बात करेंगे, जहां पर तीनों सीट पर निर्दलीय उम्मीदवार उतरकर जो दोनों गठबंधन हैं उसका खेल बिगाड़ते हुए नजर आ रहे हैं। एनडीए हो चाहे महागठबंधन हो, दोनों प्रत्याशियों का जो वोटों में सेंधमारी है वो इन 3 सीटों पर निर्दलीय उम्मीदवार कर रहे हैं। इन तीनों सीटों का रुझान किसके पक्ष में है? देखिए, पहले बक्सर की बात कर ले। बक्सर में मिथिलेश तिवारी जो है सो भाजपा के इस बार जो अश्विनी कुमार चौबे को बेटिकट करके मिथिलेश तिवारी को दिया गया है। यह मिथिलेश तिवारी के बारे में कहा जा रहा है कि वह लोकल नहीं है, बाहर के हैं। और सबसे बड़ी बात, एक बात और है, मिथिलेश तिवारी जिस दिन बक्सर में अंतिम चरण का मतदान हो रहा था, उस दिन जो है सो 1 तारीख को, उस दिन वहीं से लगा हुआ बनारस में प्रधानमंत्री के लिए मतदान हो रहा था, तो उसका इम्पैक्ट भी यहाँ कुछ न कुछ दिखाई पड़ा। लेकिन अब कितना इम्पैक्ट दिखाई पड़ा, या तो ईवीएम में बंद है, नंबर 1। नंबर 2 बात कि वहाँ पर जो है सो
बक्सर में सुधाकर सिंह लड़ रहे थे, आरजेडी के उम्मीदवार हैं, किसान और किसानी के लिए जाने जाते हैं, उनके वहीं रामगढ़ से एमएलए भी हैं उसी लोकसभा क्षेत्र के। तो वो वहाँ पर इसको समझना पड़ेगा कि कितना वोट वह अपने समीकरण के साथ अन्य भी आप वह जोड़ सके, नंबर एक। नंबर दो बात देखिए, वहाँ से आनंद मिश्रा लड़ते हुए दिखाई पड़े, जो असम कैडर के आईपीएस थे, वीआरएस लेकर के वह चुनाव लड़े थे। उनके बारे में तो कहा जा रहा था कि भारतीय जनता पार्टी उनको सीट देगी मिलेगी और वह लड़ेंगे, लेकिन उनको सीट नहीं मिल सका। तो वह निर्दलीय ताल ठोकते हुए, और ब्राह्मण समाज से ही हैं, लोकल बॉय हैं बक्सर के, तो ऐसे में उनका खड़ा होना यह मिथिलेश तिवारी के लिए परेशानी का सबब बना। और दूसरी तरफ देखिए, अनिल कुमार चौधरी बसपा से, बहुजन समाज पार्टी से खड़ा थे वहाँ पर, तो वह भी अच्छा खासा ददन यादव निर्दलीय के तौर पर थे, और ददन यादव निर्दलीय उम्मीदवार पूर्व मंत्री वहाँ पर थे। तो वह किसका वोट काटे ददन पहलवान, यह भी समझा जा सकता है। आनंद मिश्रा किसका वोट काटे, यह भी समझा जा सकता है। तो ऐसे में लड़ाई यहाँ बहुत कसमकस है, लेकिन जो दिखाई पड़ रहा है कि सुधाकर सिंह ही यहाँ से कुछ न कुछ उनको जो एज मिलता हुआ सुधाकर सिंह आरजेडी प्रत्याशी को ही दिखाई पड़ रहा है। अब हम लोग सिवान में बात करते हैं। सिवान में विजय लक्ष्मी जदयू से प्रत्याशी हैं। एक नया एक्सपेरिमेंट इस बार नीतीश कुमार ने किया, विजय लक्ष्मी को उम्मीदवार बना करके, क्योंकि कविता सिंह वहाँ से राजपूत समाज से थी, तो यहाँ पर इनको कविता सिंह को ड्रॉप किया गया और उनकी जगह विजय लक्ष्मी को दिया गया। और तो इसका देखिए, कविता सिंह को यहाँ से विड्रॉ किया गया राजपूत समाज से, उनको सीट नहीं दिया गया। तो वहाँ दूसरी तरफ शिवहर में देखिएगा कि लवली आनंद को राजपूत समाज को सीट दिया गया। तो यह कहीं ना कहीं कंपलसेट किया गया कि राजपूत समाज में गलत मैसेज नहीं जाए, यह जेडीयू के से प्रयास हुआ। तो ये विजय लक्ष्मी वहाँ पर और अवध बिहारी चौधरी जो आरजेडी से उम्मीदवार थे, और हिना साहब निर्दलीय लड़ाई लड़ रही। तो यहाँ पर देखिए, अवध बिहारी चौधरी से कोई लड़ाई नहीं है, यहाँ हिना साहब वर्सेस विजय लक्ष्मी में ही लड़ाई है। अब इसमें देखना होगा कि विजय लक्ष्मी को कितना अपने एनडीए का वोट मिला है, और हिना साहब को कितना वह जो है सो अपने मरहूम पति मोहम्मद शहाबुद्दीन का वो कितना वोट अपने पाले में, उनका जो वोट परंपरागत वोट रहा है वो ली है, और कौन कौन वोट उनके साथ चढ़ा है, यह भी देखने वाली। लेकिन यहाँ पर हमको लगता है कि विजय लक्ष्मी की वहाँ पर एज है, वहाँ दिखाई पड़ता है। एनडीए प्रत्याशी जो जेडीयू के प्रत्याशी हैं सिवान से, उनको एज मिलता हुआ दिखाई पड़ रहा है। अब हम चलते हैं पूर्णिया पर। पूर्णिया में संतोष कुशवाहा, बीमा भारती और निर्दलीय वहाँ पर राजेश रंजन और पप्पू यादव वहाँ पर लड़े। तो यहाँ पर देखिए, बीमा भारती से जिस तरह से सिवान में हम कह रहे हैं कि अवध बिहारी चौधरी तीसरे नंबर पर, तो उसी तरह की स्थिति कमोबेश बीमा भारती की भी यहाँ पर पूर्णिया में बनती हुई दिखाई पड़ रही है। यहाँ मुख्य रूप से लड़ाई सिटिंग सांसद संतोष कुशवाहा, राजेश रंजन और पप्पू यादव के पक्ष में, क्योंकि पप्पू यादव के देखिए लहर कैसा था, वहाँ पूर्णिया का माने ऐसा कोई भी नहीं था जो कि पूर्णिया नहीं गया हो, नेशनल मीडिया या स्टेट की मीडिया या कोई भी। पूर्णिया हॉट सीट था और पूर्णिया पर पूरे देश की नज़र इस बार रही, और पप्पू यादव वहाँ पर भारी पड़ते हुए नजर आ रहे हैं। और यह जो है सो संतोष कुशवाहा के लिए इस बार सीट बचाना बहुत कठिन लग रहा है, और पप्पू यादव निश्चित रूप से वहाँ पर पलड़ा उनका भारी है, और वह एज में है वहाँ पर। क्योंकि देखिए, पप्पू यादव का काम करने की शैली अलग है, वह हमेशा 12 महीना 365 दिन काम करते रहते हैं और सुख दुख में सबके लिए खड़ा रहते हैं, इसलिए वहाँ पर कहीं कोई दिक्कत नहीं दिखाई पड़ रही है पूर्णिया में राजेश रंजन और पप्पू यादव के लिए जो निर्दलीय लड़ रहे हैं। तो चलिए, हमने उन बिहार के उन हॉट सीटों का एग्जिट पोल आपको बताया है, उस पर हमने विश्लेषण किया कि आखिर उन हॉट सीटों पर कौन बाजी मारते हुए नजर आ रहा है। लेकिन कल मतगणना है, कल सब कुछ साफ हो जाएगा कि उन हॉट सीटों पर कौन जीत रहा। बहरहाल इस खबर में इतना ही। आप बने रहें न्यूज़4नेशन के साथ।